हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइलम निडेरिया। आज हम स्टार्ट करते हैं फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा जो वर्ड है अगर उसका मतलब हम देखें तो टीनो का मतलब होता है कोम्ब और फोरा का मतलब बेरर। इसका मतलब ये कोम्ब बेरर्स हैं। कोम्ब बेरर्स का क्या मतलब हुआ? इनकी बॉडी को अगर आप देखेंगे तो इनकी बॉडी पे 8 सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स होती हैं। असल में बॉडी पे 8 प्लेट्स होती हैं जिनमें सीलिया लगा हुआ होता है और सीलिया कोम्ब लाइक अपीयरेंस देता है, कंघी जैसी अपीयरेंस देता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं कोम्ब बेरर्स। इसका मतलब जितने भी मेंबर होंगे उनके ऊपर इस तरह से 8 सीलिया की प्लेट लगी होगी और ये जो सीलिया की प्लेट्स हैं दे आर यूज्ड इन लोकोमोशन। आप जानते हो सीलिया जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गेनल होता है, तो यहाँ पे ये सीलिया वही लोकोमोशन का ही काम कर रहे हैं और 8 सीलेटेड प्लेट्स इनकी बॉडी पे होती है, इसीलिए टीनोफोरा हम कह रहे हैं। इसका मतलब एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, जितने भी मेंबर फाइलम टीनोफोरा के हैं उनकी बॉडी पे 8 सीलेटेड कोम प्लेट्स होंगी। ये हमने डायग्राम बना रखा है इसका। मीनवाइल हम देखते हैं कैसे होते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज, और साथ में डायग्राम को भी डिस्कस करते रहेंगे। कोम बेयर्स, कोम जेलीज या सी वॉलनट। कोम बेयर्स क्यों कहते हैं वो आप जान गए, ड्यू टू 8 सीलेटेड कोम प्लेट्स। कोम जेलीज या सी वॉलनट, देखिए सी वॉलनट भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो कोम प्लेट्स हैं ये इसको वॉलनट लाइक अपीयरेंस देती हैं। जैसे आपने वॉलनट देखा होगा, अखरोट, तो अखरोट पे ऐसे अपीयरेंस होती है, अलग अलग उभार होते हैं, उसी तरह से ये दिखता है, इसीलिए सी वॉलनट भी कहते हैं। अब इन्हें कॉम जेलीज क्यों कहा जाता है? जेलीज इसलिए क्योंकि इनमें जेली लाइक अपीयरेंस होती है, और वो किस लिए? वो इसलिए बिकॉज देयर मीजोग्लिया इज वेरी थिक। यहाँ जितने भी मेंबर हैं उन सब का मीजोग्लिया बहुत थिक होता है, इसीलिए इनकी जेली लाइक अपीयरेंस होती है। और कोम प्लेट तो होती है, तो 8 सीलेटेड कोम प्लेट के साथ साथ ये जेली लाइक इन अपीयरेंस होते हैं, इसीलिए इनके मेंबर को कॉम जेलीज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नेम्स हैं। अगर हम बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। आपने देखा था फाइलम निडेरिया, पॉरीफेरा, वो मोस्टली मैराइन थे बट नॉट एक्सक्लूसिवली मैराइन। यहाँ पर फाइलम टीनोफोरा वो एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है, पूरी तरह से इसका हर मेंबर केवल समुद्र में रहता है, खारे पानी में रहता है, और एक छोटा सा ही ग्रुप होता है, कोई भी मेंबर इसका फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता, और सारे के सारे फ्री स्विमिंग होते हैं। यहाँ कोई भी सेसाइल फॉर्म नहीं है। निडेरिया में सेसाइल फॉर्म भी थे, फ्री लिविंग फॉर्म भी थे, मगर यहाँ पे टीनोफोरन्स में ओनली फ्री लिविंग फॉर्म्स आर फाउंड, केवल फ्री स्विमिंग फॉर्म्स होते हैं, फ्री स्विमिंग जो फ्रीली स्विम करते रहते हैं। ठीक है, बेसिक फीचर की बात करें तो पहले ही आपको बताया जा चुका है वही चीजें। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक ये होता है, इसके अलावा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी होता है। इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल ओनली हैज माउथ, इट हैज सिंगल ओपनिंग दैट इज माउथ एंड एनस इज एब्सेंट। तो ये तो बेसिक फीचर हो गए, टिश्यू लेवल, रेडियल सिमेट्री एंड डिप्लोब्लास्टिक। अब बात करें अगर यहाँ पर ये टेंटेकल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ सीलिया भी दिख रहा है, ये जो मेंबर आपके सामने बना हुआ है एक्चुअली ये मेंबर है प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया, दिस इज वन ऑफ द टीनोफोरन्स। अगर आप प्लूरोब्रैकिया के डायग्राम को देखें तो 8 सीलेटेड कोम प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर माउथ है, जिस सरफेस पे माउथ होता है उसे कहते हैं ओरल सरफेस, और माउथ के अपोजिट जो सरफेस होता है उसे कहते हैं एब ओरल सरफेस। तो ये एबोरल सरफेस हो गया। एबोरल सरफेस पे आपको स्टेटोसिस्ट दिख रहा है। स्टेटोसिस्ट इज द सेंस ऑर्गन बिकॉज इट हेल्प्स इन स्विमिंग। ये गोल मटोल है, स्विम करते हैं तो कभी भी घूम सकते हैं इधर उधर, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि स्टेटोसिस्ट वो सेंस ऑर्गन है, वो इन्हें बताता है कि बॉडी अभी किस स्टेट में है, इसीलिए ये सीधे जो है स्विम करते हैं, ये नहीं कि ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं हमेशा, ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टेटोसिस्ट। देखिए स्टेटोसिस्ट यहाँ पे तो आया ही है, साथ ही साथ स्टेटोसिस्ट
वो ऑर्थोपोडा में भी अभी मिलेगा हमें, एक्वेटिक ऑर्थोपोडा में, और मोलस्का में भी मिलेगा जो पानी में रहते हैं। तो एक्वेटिक ऑर्थोपोडा, पानी वाले ऑर्थोपोडा और पानी वाले मोलस्का में भी स्टेटोसिस्ट आने वाला है। अभी स्टेटोसिस्ट हमें कहाँ मिला है? यहाँ मिला है। ये खास बात है, ये स्टेटोसिस्ट सारे मेंबर्स में प्रेजेंट होता है, और अगर सारे मेंबर में कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है तो वो उसका, उस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। तो आप इस बात को जरा लिख लीजिए, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन एब ओरल सरफेस, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन एब ओरल सरफेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। तो बात आप समझ गए कि स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन एब ओरल सरफेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। इस फाइलम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है, एक क्या हुआ? 8 सीरेटेड कोम प्लेट्स, दूसरा क्या हुआ? स्टेटोसिस्ट, जो कि माउथ के अपोजिट सरफेस से प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं एबोरल सरफेस। ठीक है, अब देखिए टेंटिकल्स हैं, पर टेंटिकल्स सभी में प्रेजेंट नहीं होते, कुछ मेंबर में होते हैं, कुछ में नहीं होते। इसका सीधा सा मतलब है कि टेंटिकल्स इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, जब टेंटिकल्स होते हैं तो उनमें कॉलोब्लास्ट सेल्स होते हैं। कॉलोब्लास्ट सेल, लासो सेल्स, ये एडेसिव सेल्स होते हैं, चिपकने वाले सेल्स होते हैं, ये एंकरेज में हेल्प करते हैं। तो ये सेल्स तभी होंगे जब टेंटिकल होगा, अगर टेंटिकल नहीं होगा तो ये सेल भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये सेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है इस फाइलम का। जैसे निडेरियंस का वो आप जानते हो नीडोब्लास्ट कैरेक्टरिस्टिक सेल था, वैसे ही यहाँ पे ये कॉलोब्लास्ट सेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि टेंटिकल सभी में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जरा एक पॉइंट और लिख लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। टेंटिकल्स इफ प्रेजेंट, माइंड इट, कह रहे हैं इफ प्रेजेंट, अगर होंगे तब, इसका मतलब सब में नहीं होते। तो लिखिए टेंटिकल्स इफ प्रेजेंट आर 2 in number, टेंटिकल्स इफ प्रेजेंट आर 2 in number, they are solid and bear coloblast cells. They are solid and bear coloblast cells. They are solid and bear coloblast cells. अब अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन बिल्कुल जो है निडेरिया की तरह ही है। पहले डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, उसके बाद सेल के अंदर होता है, दैट इज इंट्रासेलुलर। सो डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रासेलुलर। ठीक, एक बहुत खास बात होती है इनमें, दैट इज बायोलुमिनेसेंस। प्रॉपर्टी ऑफ बायोलुमिनेसेंस वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा। एक्चुअली टीनोफोरा में एबिलिटी होती है लाइट एमिट करने की। बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग टू एमिट लाइट। जब लिविंग बीइंग लाइट को एमिट करता है तो उसी को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, और ये प्रॉपर्टी टीनोफोरस में वेल मार्क्ड है, ऑलमोस्ट सभी मेंबर में पाई जाती है कि लाइट एमिट करते हैं। आप जरा सोचिए कितने सुंदर रखते होंगे रात के समय। एक तो इनकी बॉडी जेली लाइक है, ऑलमोस्ट आपको ट्रांसपेरेंट टाइप की दिखेगी, एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं है मगर फिर भी जेली लाइक है, ट्रांसपेरेंट टाइप दिखेगी। साथ ही साथ ये जो है लाइट भी एमिट करता है, तो रात के समय चमकता हुआ दिखेगा। तो समुद्र में, ओशन में आप जाइए और ये चमकते हुए दिखाई देंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल वो सिनेरियो होगा अगर आप देखेंगे तो। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है लाइट को एमिट करने की। ठीक है, शुरू में एक डायग्राम भी आपने देखा होगा जब ये लेक्चर स्टार्ट होता है उसके पहले, वो टीनोफोरा ही हमने बनाया है ब्लैक बैकग्राउंड पे। आपने देखा वो कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि जेली लाइक अपीयरेंस और दूसरा बायोलुमिनेसेंस, ये प्रॉपर्टी जो कि मैक्सिमम टीनोफोरस में होती है। आगे हम अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसका मतलब मोनोइशियस, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। देखिए लोअर ऑर्गेनिज्म है मगर इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट है, होता ही नहीं है। आगे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, वो बाहर होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है थ्रू साइडिपेड लार्वा। यहाँ डेवलपमेंट लार्वा के थ्रू हो रहा है, इसीलिए वो डेवलपमेंट क्या हो गया? इनडायरेक्ट। ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो भी नोट कर लीजिए आप। प्लूरोब्रैकिया,
जिसे सी गूसबेरी कह रहे हैं, टीनोप्लारा, हॉर्मीफोरा, सेस्टम विच इज नोन एज वीनस गिर्डल और बिरोए, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। छोटा सा फाइलम है, कम ही मेंबर्स होते हैं और आपने देखा कितने कम पॉइंट्स हैं। इसी के साथ ये फाइलम क्या होता है, फिनिश होता है। लेट अस स्टार्ट विद फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स। आप इसे नोट कर लो और हम प्लेटीहेल्मिन्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स। देखिए, द टर्म प्लेटी मीन्स फ्लैट और हेल्मिन्स मीन्स वार्म। तो असल में ये फाइलम के अंदर आते हैं फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स, all the members are known as flatworms because body is dorso-ventrally flat. Body is dorso-ventrally flat. इनकी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है, मतलब डॉर्सल वेंट्रल ये ऐसे चिपके हुए होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स। मैक्सिमम जो प्लेटीहेल्मिन्स हैं वो पैरासिटिक है, इसका मतलब दे आर मोस्टली पैरासिटिक, few are free living। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फ्री लिविंग फ्लैटवर्म का, प्लेनेरिया है। पर ज्यादातर पैरासाइट होते हैं और बहुत सारे इनमें से ह्यूमन में भी पैरासाइट होते हैं। ये एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। इसका मतलब बॉडी के बाहर भी पैरासाइट होते हैं और बॉडी के अंदर, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी ये पैरासाइट हो सकते हैं। ज्यादातर मेंबर इसके पैरासाइट ही होते हैं। ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, और इसके बाद एस्केल्मिन्स, वहां भी हेल्मिन्स आया, वो भी वर्म है। ये दोनों फाइलम में मोस्टली पैरासिटिक जो है इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब बेसिक फीचर की बात कर लेते हैं। व्हाट आर दी बेसिक फीचर्स। तो प्लेटीहेल्मिन्स पहला था जहां पे आप जानते हो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया था, ऑर्गन लेवल, ठीक है। दूसरा बात, ये पहला था जहां पर बायलेटरल सिमेट्री भी आई थी। इसके अलावा ये पहला ऑर्गेनिज्म है जहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन स्टार्ट हुई थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, और इसमें अभी सीलोम नहीं आया है, तो ये एसीलोमेट एनिमल है। ये इसके बेसिक फीचर्स हैं। एक और बात, इसमें भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल है सिंगल ओपनिंग, दैट इज माउथ, एंड एनएस इज एब्सेंट। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना चुके हैं। बायलेटरल सिमेट्री है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय अ सिंगल एक्सिस इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म आ गई है। एसीलोमेट, दैट मींस सीलोम इज एब्सेंट, और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, इसका मतलब बॉडी है सिंगल ओपनिंग। अगर हम एसीलोमेट की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्स पहला फाइलम है, पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्स। तो अभी ये पहला फाइलम आया हुआ है जिसके अंदर मीजोडर्म पहली बार बनी। इसके बाद के तो सभी फाइलम में होगी मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म है, तीनों है, मगर फिर भी इसके बॉडी कैविटी नहीं है, इसके पास सीलोम नहीं है। क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली होता क्या है कि जो स्पेस होती है, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, आप जानते हो जो स्पेस बॉडी वॉल और गट के बीच में होती है उसी को हम सीलोम कहते हैं, या उसी को बॉडी कैविटी कहते हैं। यहां भी वो जगह थी मगर वो भर गई, किससे? स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट इज फिल्ड विद पेरेन्काइमा सेल्स। पेरेन्काइमा सेल्स, प्लांट में भी इस सेल का नाम सुना होगा,
पर ये दूसरी है, नाम वही है, पर ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स में पाई जाती है, पैरेंकाइमा सेल्स। तो बॉडी वॉल और गट के बीच में जो खाली स्पेस थी उसको पूरी तरह से भर दिया पैरेंकाइमा सेल्स ने। पैरेंकाइमा सेल्स मीजोडर्मल ओरिजिन की हैं, मीजोडर्मल, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है और पूरी स्पेस को भर दे रहे हैं जो खाली जगह थी। यही कारण है कि इसके पास कोई भी खाली जगह नहीं होती और ये एसीलोमेट हो जाता है। इस पैरेंकाइमा सेल का फंक्शन भी है, इसका फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो पैरेंकाइमा सेल का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन और फूड। पैरेंकाइमा सेल जो पूरी जगह को भरती हैं गट और बॉडी वॉल के बीच में, उनका काम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ज्यादातर मेंबर्स मोस्टली इसमें पैरासिटिक होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास पैरासिटिक एडाप्टेशंस होंगी। जो भी पैरासाइट होता है उसके पास पैरासिटिक एडाप्टेशंस होती हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होती है। तो इसके पास क्या क्या पैरासिटिक एडाप्टेशंस है पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, पैरासिटिक एडेप्टेशन देखिए, अभी बताया कि ये बॉडी के बाहर एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट दोनों तरह के हो सकते हैं। चाहे बॉडी के बाहर ये आए चाहे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो, इन्हें चिपकना तो पड़ेगा, स्टिक तो करना पड़ेगा। इसका मतलब स्टिक करने के लिए, चिपकने के लिए इनके पास कुछ ऑर्गन्स होने चाहिए। तो पहला पैरासिटिक एडाप्टेशन है हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट। ये क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। हुक्स और सकर्स होते हैं जो कि ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट है। हुक इस तरह से स्टिक कर जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या बॉडी वॉल के ऊपर और इन्हें जो है नीचे गिरने से बचाते हैं। सकर्स ये पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट करके चिपक जाते हैं। और सकर्स का एक और फंक्शन होता है, कुछ सकर्स के बीच में माउथ होता है तो इंजेक्शन का काम भी करते हैं। हुक्स फॉर अटैचमेंट, सकर्स फॉर अटैचमेंट एंड इन सम केसेस इंजेक्शन भी ये कर सकते हैं। तो हुक्स और सकर्स ये अटैचमेंट के लिए है, पहला अडेप्टेशन है। दूसरा अडेप्टेशन की बात करें, अगर ये एलिमेंट्री कैनाल में है तो ये भी तो हो सकता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उनको डाइजेस्ट कर दें। डेफिनेटली ऐसा होगा, अगर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है, डाइजेस्टिव एंजाइम वहां है, इनको डाइजेस्ट कर देंगे। पर ऐसा होता नहीं क्योंकि इनकी बॉडी कवर्ड होती है थिक टिगमेंट से विच इज रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम। तो आप नेक्स्ट एडेप्टेशन लिख सकते हो, बॉडी कवर्ड बाय थिक टिगमेंट resistant to digestive enzymes। बॉडी थिक टिगमेंट से कवर्ड है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए क्या होता है? रेजिस्टेंस। यही कारण है कि जब ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और ये आराम से वहां पर रहते हैं और खाना पीना खाते रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, कुछ मेंबर्स में केवल माउथ था, एनएस नहीं थी, मगर जो टेपवॉर्म होता है उसके अंदर तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही एब्सेंट होता है क्योंकि वो रहता है इंटेस्टाइन में, उसको वहां पर डाइजेस्टेड फूड मिलता है, जो फूड वहां आता है वो डाइजेस्टेड हो जाता है। वो डाइजेस्टेड फूड डायरेक्ट अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करता है तो उसे किसी भी एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत नहीं है। तो कुछ मेंबर्स दे एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ये भी एक तरह का अडैप्टेशन है, तो इसे भी लिख लेते हैं। डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली absorbed through body surface, सीधे बॉडी सरफेस से डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। इसके अलावा आखिरी अडॉप्टेशन है हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन।
देखिए एक पैरासाइट के लिए बहुत जरूरी है कि उसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई हो। एक पैरासाइट जो होता है ना, वो अपनी लाइफ में वो 2-3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 11 लाख इसी तरह से एग्स प्रोड्यूस करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि एक पैरासाइट ने 11 लाख अंडे प्रोड्यूस किए तो 11 लाख बच्चे हो गए, ऐसे तो पॉपुलेशन विस्फोट हो जाएगा, बढ़ती जाएगी, पर ऐसा होता नहीं। क्योंकि पैरासाइट्स को बहुत एडवर्स कंडीशन को झेलना पड़ता है, इसीलिए बहुत कम पैरासाइट उसमें से बच पाते हैं, बहुत कम अपने होस्ट तक जा पाते हैं, ज्यादातर मर जाते हैं। इसीलिए पैरासाइट्स का हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है। पता चला 2 लाख अंडे प्रोड्यूस किए एक फीमेल ने, तो उस 2 लाख में से 3 या 4 जो है वो होस्ट तक पहुंचे और बच पाए केवल। इसीलिए जरूरी है कि ज्यादा जो है वो अंडे प्रोड्यूस हो। आप जरा सोचिए कि अगर लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता, एक फीमेल 2-3 जो है अंडे प्रोड्यूस करती, उससे बच्चे निकलते तो सब डाई कर जाते और ये फाइलम ही एक्सटिंक्ट हो जाता। पर ऐसा होता नहीं, बिकॉज दे हैव गॉट हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो इनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा नंबर में मरते हैं, जितने पैदा होते हैं उससे बहुत ज्यादा उसमें से मर जाते हैं। लाखों पैदा होते हैं और लाखों मर जाते हैं, कुछ नंबर्स में बचते हैं 3, 4, 10, 12, फिर भी आज ये जीवित है ओनली बिकॉज ऑफ देयर हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। केवल इनके हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से ही। तो ये भी एक पैरासिटिक एडाप्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इनका पैरासिटिक एडाप्टेशन है कि दे हैव हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इन स्पाइट ऑफ एडवर्स कंडीशन दे आर स्टिल प्रेजेंट इन द नेचर, आज भी ये नेचर में प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की हमने बात कर ली, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन। डाइजेशन तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है यहां पे, अभी आपको बताया कि केवल माउथ होता है, एनस क्या होता है वो एब्सेंट होता है, इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया, इनकम्प्लीट। तो यहां पर इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसका मतलब ओनली माउथ प्रेजेंट, माउथ प्रेजेंट। ठीक है, मगर इन टेपवर्म elementary canal is completely absent, वो होता ही नहीं। इसीलिए टेपवर्म जो है वो अपने बॉडी सरफेस से फूड का एब्जॉर्प्शन करता है, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरह से क्या होता है, एब्सेंट होता है। जबकि और जो मेंबर है, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, फेसियोला, उनमें एलिमेंट्री कैनाल होता तो जरूर है मगर केवल माउथ होता है। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल होगा तो डाइजेशन क्या होगा, डाइजेशन दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। मगर याद रखिए टेपवर्म में कोई डाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि टेपवर्म जो है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होता ही नहीं, वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और डाइजेस्टेड फूड डायरेक्ट वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसको कोई जरूरत ही नहीं होती है एलिमेंट्री कैनाल की। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सक्रीशन का मतलब हुआ कि जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना, और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर और आयंस उनके डिस्ट्रीब्यूशन को कांस्टेंट रखना, इतना रखना जो कि बॉडी के लिए सही होता है, उसी को एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। यहाँ पे एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो चीज होती है वो होती है फ्लेम सेल। जरा ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, फिर देखते हैं कि क्या बात कहना चाह रहे हैं हम। ये हमने फेसियोला ड्रॉ किया है, आपको दिखा दें ये इसमें ओरल सकर है, और यहाँ पे एक सकर होता है वेंट्रल सकर, ओरल सकर एंड वेंट्रल सकर। ये सकर्स की बात करें, दिस इज ओरल सकर, दिस इज वेंट्रल सकर। जो ओरल सकर है उसके बीच में माउथ भी है। आपको बताया था कि सकर्स वो इंजेक्शन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पे माउथ भी है, लिख भी देते हैं ये ओरल सकर है।
और ये वेंट्रल सर्कल है। आगे डायग्राम हम फिर से बनाएंगे तब लिखेंगे। यहां इसकी बॉडी में ये फ्लेम सेल्स का पूरा जाल बिछा होता है और वही एक्सक्रीशन करता है। दिस वन इज द एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। This is the main excretory canal, main excretory canal। और यहाँ पे जगह जगह इस तरह से ये पूरी फ्लेम सेल बिखरी पड़ी होंगी। यहाँ पर सारी फ्लेम सेल हैं, पूरी बॉडी में फ्लेम सेल का इस तरह से जाल बिछा हुआ होता है। इस तरह से इनमें से एक फ्लेम सेल को निकाल के देखते हैं तो समझ में आएगा। तो ये हमने बनाया है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि असल में क्या होता है, दिस इज प्रोटोनेफ्रिडिया विद फ्लेम सेल्स। ये प्रोटोनेफ्रिडिया है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, फ्लेम सेल्स के साथ है। फ्लेम सेल्स कैसी होती है वो हमें ड्रॉ करना होगा। फ्लेम सेल्स को ड्रॉ करके देखते हैं जरा। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम सेल। एक फ्लेम सेल ऐसी होती है, अगर आप देखिए तो एक सेल है, यहां पर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये सीडोपोडिया फॉल्स फुट बन गए हैं और अंदर एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ये सीलियाज है बहुत सारे, ये सीलियाज फ्लिकर करते हैं और एक करंट बनाते हैं जिससे वेस्ट इनके अंदर आ जाता है। तो यहाँ जो फ्लेम सेल्स हैं ये फ्लिकर करते हैं और वेस्ट को अपने अंदर खींच लेते हैं सारे फ्लेम सेल, फिर इसको इस छोटे कैनाल में डालते हैं। फाइनली वो छोटे कैनाल सब इस मेन एक्सक्रीटरी कैनाल में आके मिलते हैं और एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू वो वेस्ट बाहर चला जाता है। तो इस तरह से फ्लेम सेल का काम है कलेक्शन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड दे ड्रेन द वेस्ट इनटू मेन एक्सक्रीटरी कैनाल व्हिच इज फाइनली एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। यही काम होता है इसका। अब बात आती है इसे फ्लेम सेल क्यों कहा जाता है। एक्चुअली जो सीलियाज है वो फ्लिकर करते हैं तो ऐसा लगता है कि फ्लेम फ्लिकर कर रही हो। जैसे आप देखते हो कैंडल होती है ना, हल्की सी हवा चले तो उसकी जो रोशनी है, लौ है, वो कांप जाती है। तो इसीलिए हमेशा ऐसे कांपते हुए से दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है फ्लेम सेल। देखने में ऐसा लगता है कि फ्लेम ही जल रही हो कैंडल की, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन फ्लेम सेल। यहाँ पर रुककर मैं आपको बता दूं कि प्लेटीहेल्मिन्थ में से बहुत बार क्वेश्चन आया है, हर एग्जाम में मिला लो सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो फ्लेम सेल के बारे में पूछा गया है। इसका मतलब फ्लेम सेल यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके पहले पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, उनमें कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं था। पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थ में स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन आया है। अगर आप बात करिए पॉरीफेरा, निडेरिया और टीनोफोरा की, तो वो वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी वॉल से बाहर जो है एक्सपेल कर रहे थे, वो डिफ्यूज कर जाता था। वेस्ट मटेरियल पानी में रहते हैं तो मोस्टली उनमें अमोनिया होता है, तो वो बॉडी वॉल से डिफ्यूज करके बाहर चला जा रहा था। उनके पास कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं था जिससे वो बॉडी के वेस्ट को बाहर निकाल सके। मगर यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, इसीलिए ये ज्यादा विकसित हो गए, ज्यादा एडवांस हैं और इनको एक एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए था। तो पहली बार एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्लेम सेल वो कहाँ पे आया, प्लेटीहेल्मिन्थ में। इसीलिए फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया विद फ्लेम सेल
इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो भी जरा देखते हैं क्या है वो। जिस इंपॉर्टेंट चीज की हम बात कर रहे हैं वो है नर्वस सिस्टम। आपने देखा था कि निडेरिया में बताया था आपको, वहां पर नर्व नेट आया था पहली बार, नर्व सेल निडेरिया में आए, और वो मीजोग्लिया में हमने बना के दिखाया था कि नर्व नेट वहां पे होता है। नर्व सेल पहली बार जरूर आया, पर उसने एक विकसित नर्वस सिस्टम नहीं बनाया। नर्वस सिस्टम यहां आके बना, मगर यहां में भी जो बना वो अभी विकसित तो है नहीं, वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है। निडेरियंस में तो नर्वस सिस्टम बना ही नहीं, डियर, वो नर्व नेट है, बिखरा हुआ जाल है बस न्यूरॉन्स का। पर यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हुआ, पर फिर भी अभी वो प्रिमिटिव टाइप है। तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे जो है वो प्रिमिटिव टाइप है, या लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। कैसा होता है वो देखें जरा। ये हमने ड्रॉ कर लिया प्लेन एरिया, इसके अंदर हम नर्वस सिस्टम को देखेंगे। बनाने में आपको दिखाई दे रहा होगा, सीढ़ी नुमा नर्वस सिस्टम है ये, इस तरह से सीढ़ी नुमा नर्वस सिस्टम दिखाई दे रहा है। इसमें ये गैंग्लिया है, गैंग्लिया, या इसे आप ब्रेन कह सकते हो। यहां पर ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, दिस इज डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और साथ ही साथ ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्रांसवर्स कमिश्योर्स हैं, दीज आर ट्रांसवर्स कमिश्योर्स। और यहां पर निकली हैं लेटरल नर्व्स। तो यहां जरा आप देखिए, तो होता क्या है कि यहां पर गैंग्लिया है और वो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इसका मतलब जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड से गुजरेगी इन एनिमल्स के, उससे कनेक्टेड है। और ये जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, बीच बीच में वो कनेक्टेड है ट्रांसवर्स कमिश्योर से, जिसकी वजह से इसमें सीढ़ी नुमा जो है इसको लुक मिलता है, इसीलिए इसको हम लैडर लाइक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। और ये बगल में नर्व्स निकली है, ये लेटरल नर्व्स हैं। तो इस तरह से ये इसका प्रिमिटिव टाइप या लैडर लाइक ऑफ नर्वस सिस्टम वो बन जाता है। ठीक है, ये इसका नर्वस सिस्टम है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। देखिए मोस्टली कहा है, सारे नहीं होते, मगर लगभग सारे इसमें हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए ना, बहुत कम। तो सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट हैं, मतलब मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में है। तो वो लिख लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल है जो हर्माफ्रोडाइट नहीं है। एग्जाम्पल स्काइस्टोजोमा, आपको यही वाला एग्जाम्पल याद रखना है जो हर्माफ्रोडाइट नहीं है। इसमें मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम इस फाइलम में वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मोनोइशियस होते हैं। ठीक है, और इसीलिए सेक्स ऑर्गन्स वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है इनमें, पावर ऑफ रीजनरेशन। आप कह सकते हो ये बहुत हाई होती है, दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। पावर ऑफ रीजनरेशन क्या है? हाई है, दैट मीन्स दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। इनमें रीजनरेशन की इतनी ज्यादा पावर है कि इनको आप कट कर दीजिए ना कई सारे टुकड़ों में, तो सारे टुकड़े नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। स्पेशली ये हमने प्लेनेरिया बनाया है, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये प्लेनेरिया है। अगर आप इसे 3 पार्ट में कट कर दो ना डियर, ऐसे 3 टुकड़ों में, वो तीनों टुकड़े जो है वो नया इस तरह से प्लेनेरिया बना देंगे, इस तरह से प्लेनेरिया बना देंगे। देख रहे हैं?
तीनों ने 3 पार्ट बना दिया। इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स फिजन। ये जो आप देख रहे हो असल में ये ट्रांसवर्स फिजन है। आप ऐसे काटिए और इसके जितने भी टुकड़े करेंगे उतने नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो एक तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो आप इसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ट्रांसवर्स फिजन से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है। इनमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है विच इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये बात हो गई इनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के, उनकी बात हो गई। अब जरा हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासेस के बारे में जानकारी लेते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, तो एग्जाम्पल्स जो है डिस्कस करने के बाद उसके बाद हम फैसियोला की लाइफ साइकिल और टीनिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, तब ये चैप्टर जो है वो फिनिश होगा। तो लेट अस डिस्कस क्लासिफिकेशन। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में अगर हम क्लासेस की बात करें तो 3 क्लासेस में इसे डिवाइड किया जा सकता है, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सेस्टोडा। सेस्टोडा, ट्रिमेटोडा, टर्बिलेरिया। तो ये 3 क्लासेस हैं। ठीक है, अब इन क्लासेस को देखते हैं, कंपेयर करते हैं। टर्बिलेरिया जो होते हैं ना डियर, वो फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग। जबकि ट्रिमेटोडा जो होते हैं वो या तो एक्टोपैरासाइट होते हैं, एक्टो और एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट या तो बॉडी के बाहर पैरासाइट होते हैं या बॉडी के अंदर। और सेस्टोडा की बात करें तो दे आर एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, ये फ्री लिविंग, ये एक्टो एंडोपैरासाइट, ये एंडोपैरासाइट केवल। तो एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होता है और यहाँ एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट, अभी हमने बात की कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, यहां पर भी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल और यहां पर एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट। दे डायरेक्ट फूड डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये अपनी बॉडी सरफेस से डायरेक्टली डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट का क्या मतलब हुआ? ओनली माउथ, यहां पर भी ओनली माउथ, और यहां तो होता ही नहीं, माउथ है ना कुछ, एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं। टर्बिलेरिया में जो फेरिंग्स होता है इज प्रोट्रूसिबल। फेरिंग्स इज प्रोट्रूसिबल, इसका मतलब क्या होता है? जो माउथ के अंदर फेरिंग्स होता है वो बाहर चला आता है। ये अंदर फेरिंग्स है, माउथ क्लोज्ड है, खुला, फेरिंग्स बाहर आया और फूड लेके अंदर चला गया। तो यहां पर जो फेरिंग्स है वो बाहर आ सकता है माउथ से, फूड कलेक्ट करके वापस अंदर जा सकता है। ठीक है, ये इसकी खास बात है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल एक ही आपको याद रखना है, दैट इज प्लेनेरिया, या इसी को आप कहते हो डुगैशिया, जो कि फ्री लिविंग जो है प्लेटीहेल्मिन्थ्स है। बात करते हैं ट्रेमेटोडा में, यहाँ इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो इसमें एक है फैसियोला हेपाटिका, जिसे कहा जाता है लिवर फ्लूक।